पढ़ाते हुए ना स्टूडेंट्स को बोलता हूँ क्लास में कि यार मुझे ना भारत रत्न लेना है। जब मेरे को पहली सैलरी मिली ना तो सबसे पहले क्या था, मुझे एक लीवाइस की जीन्स खरीदनी है क्योंकि मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता था उससे पहले। 2006 में मैंने सपना देखा था कि यार मुझे कभी ना अपने पैसों से आईफोन खरीदना है, और आप सोचो कि वो सपना मैंने 2017 में पूरा किया। 11 साल लगे मुझे आईफोन को अपने कमाई से खरीदने में। लेकिन अगर मैं पर्सनली घर की बात बताऊं तो मेरे घर के जितने भी अप्लायंसेस खराब हुआ करते थे, जितनी भी चीजें टूटा फूटा करती थी, वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन मेरा हुआ करता था। स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट हैं अभिषेक सर, जो कि हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। 10 साल से भी ज़्यादा उनको हो चुके हैं। तो अभी सर ने बताया कि 4 अगस्त को उनको 10 साल हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले एक बात बताओ कि आपने अपनी आवाज़ का इंश्योरेंस कराया कि नहीं कराया हुआ? ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी एक थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट आपने उसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया है बच्चों को, और उसका एक फैक्टर है आपकी आवाज़। तो मैंने भी बहुत सारी आपकी क्लासेस देखी हैं। तो जब आप हिस्ट्री की स्टोरीज बताते हो तो वो एक ऐसे आपकी आवाज़ की वजह से एक डॉक्यूमेंट्री फील आती है कि रियल में कोई वॉइस ओवर चल रहा है और हम इमेजिन भी करते हैं उस चीज़ को। तो ये बताओ आप कि इंश्योरेंस कराया कि नहीं कराया? इंश्योरेंस की तो देखो जरूरत नहीं पड़ी स्वाति। मैं तो यही बताना चाहूंगा कि अगर बात आवाज की आप कर रहे हो तो आवाज एक ऐसी चीज है जो कि गॉड गिफ्ट होती है, जिसमें कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकता है। हालांकि जिसको कुदरती आवाज बहुत अच्छी मिली होती है उसमें वो थोड़ी सी और ज्यादा उसमें बेटर जरूर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको जो कुदरती आवाज मिली है। और जहां तक वो इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने सारे स्टूडेंट्स का मुझे प्यार मिलता है ना, जो इतने सारे स्टूडेंट मुझे लाइक करते हैं और इतना ज्यादा पसंद करते हैं, और लगभग हर बैच में ही मुझे ये फीडबैक जरूर मिलता है जो बात आपने कही कि सर आपकी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी है। मतलब मुझे स्टूडेंट ये तक भी बोलते हैं कि सर जब हमें लो फील हो रहा होता है, जब हम डिप्रेशन फील कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा लो फील कर रहे होते हैं, तो हम आमतौर पर क्या करते हैं, आपकी वीडियो कोई भी चला के देख लेते हैं, तो उसमें जब आपकी आवाज आ रही होती है ना, बच्चे कहते हैं कि सर आप कहो कुछ भी, आप बता कुछ भी रहे हो, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो या वो इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन जो आपकी आवाज निकल के आ रही होती है ना, जो हमारे कानों में आवाज पड़ रही होती है सर, वो हमें बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लगती है, वो हमें बहुत ज्यादा सूदिंग लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों का फीडबैक है, जो स्टूडेंट्स मुझे इतना प्यार करते हैं, इससे बेटर इंश्योरेंस तो इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरे लिए वही इंश्योरेंस है, जब तक बच्चों का प्यार और दुआएं बनी रहेंगी तब तक ये आवाज भी बनी रहेगी। आपको ये रियलाइज कब हुआ, जैसे बचपन में आपको पता कब चला कि मेरी आवाज अच्छी है बाकी लोगों से या बाकी लड़कों से? एक्चुअली अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो वैसे तो मैं एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे घर में लगभग सारे के सारे ही जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत म्यूजिकल हैं, वो बहुत म्यूजिक को पसंद भी करते हैं। इवन मेरे फादर भी बहुत अच्छा गाते हैं। जो मेरा बड़ा भाई है, ही इज अ प्रोफेशनल सिंगर, वो तो सिंगर ही है प्रोफेशनली। हाँ, लेकिन ये चीज मैंने कभी रियलाइज नहीं करी। वो जैसे बोलते हैं ना कि हनुमान जी को तब अपनी शक्तियों का एहसास हुआ था जब जामवंत ने उन्हें सागर लांघने के लिए कहा था। तो काफी बड़े होने तक भी मुझे ऐसा कुछ नहीं था, इवन स्कूल तक भी, और इवन मैं जब कॉलेज में भी पहुंचा तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं था आवाज को लेकर। और मैं सही बताऊं तो मुझे खुद भी म्यूजिक पसंद है, मैं बहुत कुछ गाना भी पसंद करता हूं, मुझे गाना भी अच्छा लगता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर आपकी आवाज तो एकदम अल्टीमेट है और ये। हाँ, लेकिन आप कह सकते हो कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और जब अपने सब्जेक्ट को उस तरीके से नरेट करना शुरू किया, उस तरीके से प्रेजेंट करना शुरू किया कि उसको किस तरीके से हम इंटरेस्टिंग बनाकर स्टूडेंट के सामने पेश करें कि स्टूडेंट को वो एकदम से समझ में आ जाए, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर हर कोई मेरी आवाज की तारीफ करता है और हर कोई अगर मेरे पढ़ाने के अंदाज को पसंद करता है, तो हो सकता है कि वाकई में मेरी आवाज बहुत अच्छी हो। इवन आवाज मेरी अच्छी है तो बच्चे मेरे पढ़ाने को तो अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन साथ में बोलते हैं कि सर आप जब चश्मा लगा के पढ़ाते तो आप अरिजीत सिंह की तरह लगते हो। अच्छा। तो इवन बच्चों ने मुझे ये भी फीडबैक देने शुरू कर दिए हैं। तो सर सिंगिंग का शौक आपका कैसा, मतलब बचपन में जैसे आपने बताया कि आपको कब पता चला कि आवाज आपकी अच्छी है, तो वहां से फिर सिंगिंग तक कैसे आप इंटरेस्ट बना? कि क्योंकि आपने कहा कि आपको पता नहीं था, क्योंकि सब आपके फैमिली में सब लोग ही बहुत अच्छा गाते हैं, सबकी आवाज़ अच्छी है, म्यूजिकल फैमिली है, तो आपको वो नॉर्मल लगी थी चीज़। तो वो फिर कैसे निकल के आई कि सिंगिंग में जाना है, या वो इंटरेस्ट कैसे बना सिंगिंग में? एक्चुअली ना बचपन में मैं एक तो शर्माता बहुत था, ठीक है ना, तो वैसे मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि यार
तुम भी थोड़ा सा गाओ। मेरे बड़े भाई जो हैं वो तो सिंगिंग करते ही थे, तो घर वालों का कहना होता था यार थोड़ा सा तुम भी गा के देखो। तो मुझे बड़ा एकदम होता है ना शाई शाई सा यार, कोई एकदम से 2-4 रिश्तेदार घर पे आ जाते हैं तो तुरंत खड़ा करके बोल देते हैं कि भाई तू भी गाना सुना दे। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैं बहुत ही शाई नेचर का होता था, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी गाना गाने में। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, खासकर मुझे याद है जब मैं शायद 9th या 10th क्लास में होऊंगा, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं गा के देखता हूँ। तो हालांकि मैं खुद गुनगुनाता था, लेकिन मैंने कभी भी इवन अपने घर वालों के सामने भी कभी नहीं गाया हुआ था 9th-10th तक भी। तो फिर 9th-10th में जब घर वालों ने ज्यादा फोर्स किया, ज्यादा फोर्सफुली बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा गाने की। तो मैंने जब गाया तो घर वालों को लगा कि हाँ यार आप भी सुर में गा सकते हो। तो मैंने कभी उसको एज प्रोफेशन तो नहीं लिया, लेकिन ये है कि शौकिया तौर पर अभी भी कभी मूड ऑफ होता है या पढ़ाते पढ़ाते स्ट्रेस हो जाता है, तो मैं यही काम करता हूँ। इवन अगर यारों दोस्तों के साथ भी हम कहीं पे बैठे होते हैं तो महफिल पूरी नहीं होती है जब तक मैं कोई गाना नहीं सुना देता हूँ वहाँ पे। हाँ, इवन लाइव क्लासेस में भी स्टूडेंट काफी हाँ, लाइव क्लासेस में भी बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं स्टूडेंट्स। कहते हैं सर देखो सिलेबस तो पूरा हो गया, अच्छे से हमें सब कुछ समझ में भी आ गया, अभी काम करो जाते जाते ने गाना और सुना दो। तो बच्चों की भी डिमांड रहती है ऐसे। आपने अपने बड़े भाई के का मेंशन करा, तो उनके बारे में कुछ बताओ कि वो मतलब सिंगिंग में आपने बताया एज अ प्रोफेशन उन्होंने लिया, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ, उनका क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? एक्चुअली अगर अपने बड़े भाई की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरी लाइफ का जो फर्स्ट रोल मॉडल है वो मेरा भाई है। और वैसे भी ऐसे आमतौर पर होता ही है कि हमारी लाइफ में सबसे पहला जो रोल मॉडल होता है वो हमारे घर से निकलता है, चाहे वो हमारे फादर हो चाहे हमारी मदर हो। भाई मम्मी पापा का कंट्रीब्यूशन तो देखो सबसे पहले होता है, ऑब्वियसली उनके कंट्रीब्यूशन को तो कोई भी नहीं नकार सकता। लेकिन हाँ, जैसे घर में एक बड़े भाई का होना, तो ऑब्वियसली उसको देख देख के हम लोग बड़े होते हैं। जो चीजें वो सीख रहा होता है लाइफ में वही चीज को हम फॉलो कर रहे होते हैं, उसको कॉपी कर रहे होते हैं। इवन जो उसका स्टाइल होता है, इवन हेयर स्टाइल तक भी हम उसका कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि यार ये अच्छा लग रहा है तो हम भी कॉपी करते हैं। तो वो शुरू से ही म्यूजिक में रहे, शुरू से उन्होंने पूरी विधिवत तरीके से सीखा म्यूजिक को और वो प्रोफेशनली सिंगर ही बन गए। सोनी टीवी पे एक रियलिटी शो आता था फेम गुरुकुल, वो उसके फाइनलिस्ट में भी थे। तो वहाँ से फिर उनके सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई। तो मैंने हमेशा यही देखा कि उसने जिस तरीके से फेम पाया, जिस तरीके से लोगों ने उसको पसंद किया, उसके गाने को पसंद किया, उसकी डेडिकेशन, उसका हार्ड वर्क, तो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज़ें हमें भी इंस्पायर करती थी। और फिर धीरे धीरे हम भी उसी फील्ड में आ गए कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं या हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, और हमें भी फिर हजारों लोग वॉच कर रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ही इज अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप भी सिंगिंग में ही आ जाओ इस तरह से, या आपके पेरेंट्स ने बोला हो कि आप भी इसी में ही आगे करियर बनाओ? मेरे भाई ने तो मुझे कभी नहीं कहा कि प्रोफेशनली आप भी सिंगर बन जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन में होता है ना, वो सामने वाले को बहुत ही रेयर होता है कि उसकी सलाह देता है कि आप भी इसी में आ जाओ। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो जिस प्रोफेशन में होता है व्यक्ति ना, उसका स्ट्रगल उसी को पता होता है। अगर हम भी किसी प्रोफेशन में हैं, अगर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो हम कितना स्ट्रगल करके पहुंचे हैं ना, उसकी जो एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, वो हमें पता है। तो हमें पता है कि कितना ज्यादा स्ट्रगल करना है, कितना ज्यादा मेहनत करनी है, डेडिकेशन जितनी ज्यादा दिखानी है। तो उसने कभी नहीं बोला। हाँ, लेकिन मम्मी पापा बहुत बोलते आए हैं बचपन से ही कि भाई जब हम उसको सिखाने के लिए कहीं पे जाते हैं तो आप भी साथ में चलो, आपको भी सिखा देंगे। तो मम्मी पापा ने जरूर कहा, लेकिन एक अच्छी बात उनकी ये भी रही कि उन्होंने कभी भी कुछ भी करने से मना नहीं किया। उन्होंने बोला कि आपको जो ठीक लगता है, जैसे ठीक लगता है वो वैसे करो। शायद यही रीजन है कि मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था, मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में जाके होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, और होटल मैनेजमेंट के बाद मैं होटेलियर हूँ, मैं शेफ हूँ। आई यूज्ड टू बी अ शेफ अर्लियर, मैं शेफ हुआ करता था। और उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और उसके बाद अब हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब स्टूडेंट्स तो मेरे को ये बोलते हैं, सर आप पहले मुगलई पका रहे होते थे, अब आप मुगलई पढ़ा रहे हो आके। तो इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? तो ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे। तो जब आपने ये स्विच करे अलग अलग उस पे, तो पेरेंट्स ने पूरा आपको सपोर्ट करा? बिल्कुल सपोर्ट किया। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही अगर हमारी कोई होती है ना, तो वो हमारे मम्मी पापा होते हैं। क्योंकि अगर हमें खुला छोड़ दिया जाए ना, और जो भी हम करना चाहें अपने मन से अगर हम करना चाहें, अगर घर वाले उसमें सपोर्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल हमें सक्सेस जरूर मिलती है। क्योंकि मेरा मानना यही है कि हमें काम वही करना चाहिए जिसमें हमें मजा आए, है ना। अर्निंग अलग चीज है
किसी मकाम पे पहुंचना अलग चीज है, लेकिन किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो उसको एंजॉय आप करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वही किया, जब जब मेरे को लाइफ में जो जो चीजें करने का मन किया मैंने वो की। कई बारी मैं सक्सेसफुल भी हुआ, कई बारी मैं फेल भी हुआ, लेकिन इन्हीं सब चीजों से इंसान को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, आप इस पे आप क्या कहोगे कि आजकल इंडिया में मतलब आज आपको लगता है कि ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो करियर खुद नहीं कर पाए वो अपने बच्चों पे फोर्स करते हैं, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि शायद ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मली होता है। अगर मैं अपने ही घर की बात करूं तो मेरे पापा को भी म्यूजिक में बहुत शौक है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं। हालांकि वो कभी उसको प्रोफेशनली नहीं ले पाए क्योंकि फैमिली कंडीशंस वैसी नहीं थी, उनको फैमिली संभालनी थी, इसीलिए वो एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, बैंक में वो जॉब करते थे। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरा बड़ा भाई हुआ तो कहीं ना कहीं उनका सबसे पहला इंटरेस्ट यही था कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम ये करेगा या मुझे उसको सिंगर बनाना है। तो शायद इसीलिए मेरा भाई उसी प्रोफेशन में वो सिंगर है। और मुझे लगता है कि शायद हर माँ बाप का ये सपना होता है कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उसके लिए किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए या बच्चों पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए, उसको फ्री माइंड से छोड़ देना चाहिए। आप उसको जरूर सजेस्ट कर सकते हो कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपको यही करना है जबरदस्ती, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ठीक है। तो स्कूल में किस तरह के बच्चे थे आप? घर पे तो अच्छा, घर पे भी बताओ कि घर पे किस तरह के अभिषेक जूनियर कैसे थे ये बताओ। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं शरारती बहुत था। मैं थोड़ा सा शाई नेचर का जरूर था, लेकिन वो शाई जो नेचर था ना वो बस उन लोगों के सामने हुआ करता था जो बाहर से मेरे घर पे आया करते थे। अच्छा। या कभी रिलेटिव्स आ रहे हैं, कभी मिलने वाले आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली घर की बात बताऊं तो मेरे घर के जितने भी अप्लायंसेस खराब हुआ करते थे, जितनी भी चीजें टूटा फूटा करती थी, वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन मेरा हुआ करता था। और मैंने इस बात के लिए बहुत ज्यादा मार भी खाई है, डांट भी खाई है। बचपन में मुझे लगता है कि शरारती सभी होते हैं, मैं थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन धीरे 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 वो जो शरारत थी अब वो धीरे धीरे थोड़ा सा स्थिरता में बदल गई। अब मेरे को बच्चे कहते हैं कि सर आप इतना ज्यादा सीरियस क्यों रहते हो, आप कभी मुस्कुरा भी दिया करो। लेकिन मेरा बेसिक नेचर वो नहीं है, मैं बहुत ही जॉली टाइप का इंसान हूँ, बहुत मजाक पसंद इंसान हूँ और मुझे हंसी मजाक करना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन वो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं इतिहास पढ़ा रहा होता हूँ और इतिहास में कई बारी खून खराबे की बात होनी शुरू हो जाती है, तो उस पर हंस हंस के मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो कई बारी वो मैटर ही सीरियस हो जाता है। तो बचपन से तो मैं नॉटी रहा हूँ, लेकिन अब शायद उतना नहीं हूँ। ओके, तो हिस्ट्री से प्यार कैसे हुआ आपको? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। शायद हम अगर उसको पढ़ते हैं तो शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन अगर वो हम किसी से सुन रहे होते हैं या ऑडियो विजुअल के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सबसे पहली क्लास में अटेंड करने के लिए गया हिस्ट्री की, तो वहाँ पे मेरे सर पढ़ा रहे थे जिनसे मैं पढ़ा हूँ, हरीश चंद्र पांडे नाम है उनका। उनकी क्लास में मैंने सबसे पहले एंट्री की थी और लगभग 1 से सवा घंटा उन्होंने पढ़ाया था एक टॉपिक हिस्ट्री का। तो वो पहला दिन था मेरी क्लास का, वो पहली बार मैं किसी कंपटीशन की क्लास में जाके हिस्ट्री पढ़ रहा था। लेकिन वो 1 से सवा घंटे का टाइम था कि उसी दिन है ना, उन सर का जो पढ़ाने का तरीका था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं को कॉपी करता हूँ। मेरे को बच्चे बोलते हैं कि सर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं उन्हीं को कॉपी करता हूँ। और वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ना कि जब सर ने मेरे को कोई चीज़ पढ़ाई ना तो मुझे उसके बारे में और भी ज़्यादा जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे चीज़ों को खुद से पढ़ना शुरू कर दिया और एक टाइम तो ऐसा आया कि मुझे हिस्ट्री के अलावा और कुछ पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगता था, आज भी लगता है। आज भी कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो मुझे नहीं पता है या जिसके बारे में मुझे जानना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में जानना। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, जैसे आपने बताया कि जब आपने वो क्लास अटेंड करी तो आपको और जानने की इच्छा हुई। तो जैसे काफ़ी स्टूडेंट जो देख रहे होंगे उनको अपना पैशन ही नहीं पता है, तो कि जब तक आप चीज़ें ट्राई नहीं करते हो, जैसे आपने ट्राई तो किया, आप उस क्लास में बैठे, आपको पता चला कि मुझे तो और भी जानना है इसके बारे में। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या किस चीज़ में जाना है। वैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो, जब स्टूडेंट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा होता है, इनिशियली तो शायद उसको ये भी नहीं पता होता है कि उसको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट अच्छा कौन सा लगने वाला है। Exactly. है ना, जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेना स्टार्ट करता है, तब धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बिल्ड होता है कि चलो ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
तो सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंटेंट दे रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो टीचर का ही है कि वो उस चीज को उस तरीके से डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा कि सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट आ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीएस का टीचर हूँ, मैं जीएस के 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूँ, और इवन जितने भी जीएस के टीचर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जीएस पढ़ाने के लिए जाता है ना, शायद उसका सबसे पहला रोल ही यही होता है कि वो जाए, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताए, और इस तरीके से ना वो एक पूरा का पूरा तरीके से वहाँ पे रंग जमा करना, इस तरीके से वहाँ पे माहौल क्रिएट कर दें कि स्टूडेंट को लगे कि यार ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज तक सब्जेक्ट को देखा होता तो शायद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को एक तो टीचर पर भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और उसके अंदर उस सब्जेक्ट को या उस चीज़ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए उसके लिए। ओके। एक टीचर, एक यूट्यूब पे एक मैंने कोई रील देखी थी, उस पे एक टीचर ने बोला था कि अगर कोई बच्चा लेक्चर देख के बोरिंग फील कर रहा है या उसको नींद आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस चीज़ को इतना इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहा है कि बच्चा आराम से उसको सुने बैठ के। ये बिल्कुल होता है, और आपको भी पता है कि आजकल के ज़माने में ना एक बहुत लंबी क्लास अटेंड करना तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो रील्स का ज़माना है, आजकल तो स्टूडेंट के पास 30 सेकंड या किसी भी व्यक्ति के पास 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ही नहीं है। तो अगर वो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो टीचर उसको पढ़ा रहा है या जो भी वो कंटेंट किसी का देख रहा है, तो वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आना चाहिए कि अगर वो चाहे भी ना अगली वीडियो को चलाना या वहाँ से बैक करना तो वो कर ना पाए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि, और खासकर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा होता है ना, मैं खुद इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता हूँ कि मैं बच्चों को खुद कहता हूँ कि यार देखो, आप लोगों को इंटरेस्ट कितना आ रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना पढ़ाने में कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। और लिटरली मुझे बच्चे कहते हैं कि सर आपकी क्लास में पूरा का पूरा टाइम कब निकलता है और कैसे निकल जाता है वो हमें पता ही नहीं चलता। कहते हैं कि अगर आप 2 घंटे की भी क्लास ले रहे होते हो ना आके, तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे बस शुरू हुए थे और ख़त्म हो गया टाइम, ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो आपने बताया कि फर्स्ट क्लास आपने अटेंड करी, वहाँ से आपको अपने पैशन के बारे में पता चला कि ये चीज़ तो मेरे लिए बनी है और मैं इसके लिए बना हूँ। फिर आगे आपने कैसा आपकी मतलब क्या जर्नी रही उसके बाद? एक्चुअली जब मैंने कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू की थी, और खास यूपीएससी की आप प्रिपरेशन? हाँ, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। तो जब मैंने तैयारी करनी शुरू की थी ना, तो स्टार्टिंग में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी पढ़ा रहूँगा, ठीक है, या मैंने किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से देखा ही नहीं कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट कल को पढ़ाना भी है बाकी स्टूडेंट्स को, क्योंकि नॉर्मली जैसे सब लोग तैयारी करते हैं ऐसी मैं भी तैयारी कर रहा था। हाँ, लेकिन यह है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था चीज़ों के बारे में जानना कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी की सारी चीज़ों को जानने का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था। तो इनिशियली तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे को टीचिंग करनी है या मुझे टीचर बन जाना है, लेकिन धीरे 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 सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि जहाँ पे मैं पढ़ता था, है ना, जिन सर से मैं पढ़ता था, मैंने उन्हीं सर से रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि सर मैंने टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है, तो मैं रिवीजन करने के लिए ना आज पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, उसी क्लास में जिस क्लास में मैं पढ़ता होता था। तो उन सर की ये मानता था कि उन्होंने कभी भी मुझे उस चीज़ के लिए रोका नहीं और मना नहीं करा, उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया। हालांकि शुरुआत में जब मैं पढ़ाने के लिए जाता तो बहुत सारी कमियां होती थी, डेफिनेटली बच्चों के दिमाग में सर की इमेज बनी हुई थी, तो डेफिनेटली मैं वो तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता था। और मुझे तब भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो बच्चे मुझे इतना ज़्यादा पसंद करने लगे, तो फिर धीरे धीरे मैं इसी प्रोफेशन का हो गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए बना हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ काम और नया ट्राई करने के लिए या किसी और चीज़ को चेंज करने के लिए, अब तो ये परमानेंट है। तो वहाँ से टीचिंग की शुरुआत हो गई आपकी? वहाँ से टीचिंग की शुरुआत हो गई, इसीलिए मैंने कहा कि अब मुझे 10 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। ये 2013 की बात है। बच्चों को लग रहा है सर तो बहुत बड़े हैं एज में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये 2013 की बात है, उस समय मैं स्टूडेंट ही हुआ करता था। फिर आपने वहाँ से मतलब कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया कहीं पर? हाँ, पहले तो मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाता था, जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, मैं वहीं पे पढ़ाता था। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे तो मतलब सैलरी कब आनी स्टार्ट हुई आपकी? फर्स्ट सैलरी के बारे में बताओ। फर्स्ट सैलरी मेरी 2015 में आई थी।
अच्छा, 2013 से 2015 आपने पढ़ाया, मतलब आपको मजा इतना आ रहा था? हाँ, मुझे सिर्फ मजा, चाहे मुझे पैसे ना मिले इस चीज के। मुझे पैसे कभी चाहिए ही नहीं थे एक्चुअली। अगर मैं पैसों की बात करूँ ना तो मैं पैसों के लिए आज भी नहीं पढ़ाता। वो एक पैशन है, बस वो एक जुनून है, अच्छा लगता है पढ़ाना, तो इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। आज भी मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ, है ना। मुझे खुद भी याद नहीं होता है कि कब पेमेंट आने वाली है, कब सैलरी बनने वाली है, कब सैलरी डे है, उसके बारे में मैं कभी नहीं सोचता। मैंने आज तक नहीं सोचा। और इवन मैंने अभी आपको बताया मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ। मेरी पहली सैलरी पढ़ाने की, जो मेरी पहली सैलरी थी, वो मुझे 2015 में मिली थी, लगभग 2 साल के बाद। तो उसके लिए मैं पैसों के लिए मैंने कभी नहीं पढ़ाया, सैलरी की मुझे कभी भी वो नहीं थी। हाँ, 2015 में जब सैलरी आनी शुरू हुई तो डेफिनेटली अच्छा लगा। फिर वो वाली फीलिंग आई कि हाँ, शायद अब हम प्रोफेशनल टीचर बन चुके हैं, क्योंकि अब हमें पढ़ाने के लिए पेमेंट भी होने लगी है। तो घर पे कैसा रिएक्शन था, क्योंकि उन्होंने तो आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए भेजा था? इनिशियली तो घर वाले बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका ये कहना था कि पढ़ाने के चक्कर में नहीं लगो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, वो हर मिडिल क्लास फैमिली की एक मेंटेलिटी होती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ले लेनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है और लंबे टाइम तक आपको इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आएंगे, लाइफ में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं देखना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं अप्रोच मिडिल क्लास की होती है। तो मेरे घर वालों की भी थी, उनका भी प्राइमरी तो यही था कि भाई आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लो, चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है, और उसमें आप परस्यू करते रहो ताकि आप उसके बाद आप जो करना चाहो वो कर लेना। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मेरे दिमाग में कभी भी ये तो नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। मेरे दिमाग में शुरू से यही था कि यार मुझे काम वही करना है जिसमें मैं एंजॉय करूं, जिसमें मेरे को मजा आए थोड़ा सा। तो जब मैं पढ़ते पढ़ते तैयारी करते करते पढ़ाने भी लगा, हालांकि मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया। मेरा पहला तो टारगेट वही था, यूपीएससी और सिविल सर्विसेज, तो मैं सिलेक्शन तो नहीं ले पाया, लेकिन हाँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे फिर मैं इसी प्रोफेशन में आ गया और मैंने यही चुन लिया अपने लिए। ओके, तो आप दिल्ली में अलग से रहते थे और आपकी फैमिली मतलब? नहीं, मैं घर पे रहता था। मैं एक्चुअली मेरा जो होम टाउन है, वैसे तो मैं बिलोंग करता हूँ वेस्टर्न यूपी से, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन एट प्रेजेंट बचपन से ही मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। तो मुखर्जी नगर दिल्ली आना होता था तो गाजियाबाद से डेली अप डाउन हो जाता था, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। हाँ, लेकिन फर्स्ट सैलरी मिलके मुझे, मेरे घर वालों का नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत सरप्राइज हुआ था, क्योंकि मुझे उम्मीद से शायद 3-4 गुना पैसे मिल गए थे। तो इसलिए वो जो खुशी थी ना, वो मैं मतलब संभाल नहीं पा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि यार मतलब मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी पैसों के लिए नहीं पढ़ाया। लेकिन जब मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना शुरू करा तो अगर मैं अपनी फर्स्ट सैलरी की बात करूँ तो वो बहुत अच्छी थी। तो उसका क्या किया आपने? उम्मीद से वो खर्च करी? अगर खर्च करने की मैं बात बताऊं तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज टाइम में हुआ करता था ना, तो तब से मेरे कुछ सपने हुआ करते थे। मतलब एक होता है ना, एक विश लिस्ट होती है हमारी, कि हम कॉलेज टाइम में क्या करते हैं, एक विश लिस्ट बना लेते हैं कि यार ये, हाँ, ये 50 काम है कि यार ये मेरे को ना करने हैं कभी। तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो पूरी तरीके से हैंड टू माउथ फैमिली रही है हमेशा से। तो ऐसे में हम जैसे लोगों की जो सपने होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े तो नहीं होते, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें जरूर थी। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, बहुत जेन्युइन सी चीज बता रहा हूँ। जब मेरे को पहली सैलरी मिली ना, तो उससे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी कि यार अगर मुझे इतनी सैलरी मिली तो मुझे ये चीजें लेनी है। अब आप खुद बिलीव नहीं करोगे, उसमें सबसे पहले क्या था, मुझे एक लिवाइस की जीन्स खरीदनी है क्योंकि मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता था उससे पहले। हाँ, लेकिन मुझे ये था कि जब मेरी पहली सैलरी आएगी ना, तो मुझे लिवाइस की जीन्स लेनी है, मुझे नाइकी का जूता भी लेना है। वो जो एक किशोरावस्था जो होती है ना, एक जो टीनेज होती है ना, उसमें जो छोटे छोटे ख्वाब होते हैं अपने लिए देखने के लिए, मुझे आईफोन लेना है। मतलब कॉलेज के टाइम में, मैं कॉलेज में 2006 में गया था। 2006 में मैंने सपना देखा था कि यार मुझे कभी ना अपने पैसों से आईफोन खरीदना है। और आप सोचो कि वो सपना मैंने 2017 में पूरा किया। 11 साल लगे मुझे आईफोन को अपने कमाई से खरीदने में। हाँ, लेकिन ये है कि वो सारी की सारी चीजें दिमाग में पूरी की पूरी सेट थी कि ये सारी की सारी चीजें लाइफ में करनी है। उसमें से बहुत सारी चीजें कर चुका हूँ, अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी करनी बाकी हैं। इवन मैं पढ़ाते हुए ना स्टूडेंट्स को बोलता हूँ क्लास में कि यार मुझे ना भारत रत्न लेना है। अच्छा, मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए सक्सेस वो है,
मेरे लिए सक्सेस करोड़ों और अरबों रुपए कमाना तो नहीं है, कभी भी नहीं रहा वो। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ यार मेरे लिए ना सक्सेस वो है कि एक बार ही ना मुझे राष्ट्रपति से सम्मानित होना है। भारत रत्न तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं उस मकाम पे पहुंचूं, उस लेवल पे पहुंचूं कि मुझे सम्मानित किया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट से जब सम्मान मिलता है तो उसमें धनराशि नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ एक एक्कोलेट होता है, एक सम्मान होता है, वो एक प्रेस्टीज होती है, एक ऑनर होता है, वो चाहिए। वो एक अलग ही फीलिंग होती है, वो एक अलग फीलिंग होती है जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वो बेसिकली वो सम्मान होता है ना। तो सम्मान को तो हम पैसों के तराजू में तोल नहीं सकते, फिल्मी डायलॉग है वैसे, लेकिन सच्ची बात है लेकिन बात सच्ची है पूरी तरीके से। ओके, हम ये क्वेश्चन हर पॉडकास्ट में पूछते हैं कि आप राकेश सर से कैसे मिले। लेकिन अगर मैं राकेश सर से पर्सनली मुलाकात की बात करूं तो वो 2017 में हुई थी। 2017 में मेरी सबसे पहली मुलाकात राकेश सर से हुई थी, और कुछ पब्लिकेशन के काम से रिलेटेड ही मेरी राकेश सर से मुलाकात हुई थी। फिर 2018 से मैंने प्रूडेंस में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। 2018 से ही करियर विल शुरू हुआ, तो मैंने करियर विल में भी फर्स्ट बैच से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो तब से लेके अब तक तो राकेश सर की छत्र छाया में ये सारे के सारे लोग उनके साथ कैसे रिलेशंस आपके? बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा उनके साथ नहीं होता है। मैं अभी भी अगर मैं बात करूँ तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन थोड़ा सा शाय नेचर अभी भी है मेरा। तो जैसे नॉर्मली होता है कि जब भी राकेश सर मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। डाउन टू अर्थ पर्सन है, मतलब सबसे अगर मैं बेस्ट चीज़ उनकी बात करूँ तो डाउन टू अर्थ पर्सन है। उनको देख के कभी भी नहीं लगता है कि इस आदमी ने इतना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया होगा। अचीव बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन वही है कि जो फलदार वृक्ष होता है वो तो हमेशा झुका ही होता है। तो उनसे जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छे से मिलते हैं। वो कभी वो उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं कि वो हम उनके बहुत ज़्यादा जूनियर हैं या एम्प्लॉय हैं, इस तरीके से कभी उन्होंने फीलिंग नहीं, इस तरीके से फील नहीं करवाया। तो नेचर बहुत अच्छा है, तो जब भी मिलते हैं तो बिंदास होके मिलते हैं। सर, हिस्ट्री या पॉलिटी का जो सब्जेक्ट कोई भी एक बिगिनर जब पढ़ना शुरू करता है तो वो एक गलती बताओ कि ये वो गलती ना करे, या ये इस तरह की गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं काफ़ी कोई भी एक नया सब्जेक्ट पढ़ने में, जीएस मतलब मोस्टली। अगर मैं हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करूं, खासकर मैं पहले हिस्ट्री की बात करता हूं। हिस्ट्री जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है ना पहली बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम होती है ना वो हिस्ट्री में एक सीक्वेंस बनाने में होती है। एक्चुअली जो हमारी हिस्ट्री है वो एक सीक्वेंस में चलती है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं ना उन सारे के सारे इवेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए शुरुआत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक सीक्वेंस दिमाग में बैठा हो, या टीचर एक तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाकर या एक शॉर्ट में एक सीक्वेंस बता दे कि ये सीक्वेंस है हिस्ट्री को पढ़ने का या हिस्ट्री को पढ़ाने का, तो अगर वो 1-2 क्लास में टीचर शुरू में बता देगा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके बाद थोड़ा सा ईजी हो जाता है पढ़ना। और ऐसी पॉलिटी में भी होता है। पॉलिटी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बीच से ही कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ शायद वो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस होता है ना सब्जेक्ट का, वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैंडमली आप कहीं से भी उठाकर नहीं पढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, खासकर हिस्ट्री और जो पॉलिटी है ना, वो एक सीक्वेंस में है पूरा का पूरा भाई। क्योंकि हिस्ट्री में तो हमें सिर्फ और सिर्फ घटनाएं पढ़नी है, शुरू से लेकर आज़ादी तक या उसके बाद तक सारी की सारी घटनाएं किस सीक्वेंस में हुई हैं। तो उस सीक्वेंस की जो नॉलेज है ना वो स्टूडेंट के पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, करियर विल में आपकी किन से अच्छी दोस्ती है? करियर विल में तो वैसे तो देखो सारे के सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो पीयूष वार्ष्णेय सर और इंग्लिश पढ़ाते हैं अरुण गौतम सर। तो ये 2 टीचर्स ऐसे हैं जिनके साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो तभी से है जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। एक्चुअली हम तीनों ही लोग एक साथ पढ़ाते थे शुरुआत में, स्टार्टिंग में। तो ये 2 लोग ऐसे हैं मतलब जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करना पसंद करता हूँ। अगर हम लोग कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो लगभग साथ में ही जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 लोग ऐसे हैं, मतलब हम तीनों जो लोग हैं ना, जब हम लोग पानीपत जाते थे पढ़ाने के लिए तीनों साथ में, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ना हमें कहते थे ये तीनों के तीन लोग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं क्योंकि हम तीनों हमेशा साथ में ही पाए जाते थे। तो हम तीनों लोगों की बॉन्डिंग जो है
वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी है। पीयूष सर की बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जो पीयूष सर का विनम्र नेचर है ना, वो मुझे लगता है कि पीयूष सर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस आदमी को कभी गुस्सा नहीं आता। ठीक है, अगर आता भी है तो शायद कभी फेस पे नहीं आता। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा काम रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कूल रहते हैं, ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाए या किसी के लिए किसी भी चीज़ के लिए अंडर एक्साइटमेंट हो, ऐसा नहीं है। नेचर बहुत अच्छा है पीयूष सर का। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ की बात करूं अगर पर्सनली, तो उनके जैसा शांत स्वभाव का व्यक्ति और उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति और दूसरों के लिए समर्पित व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी बेस्ट क्वालिटी है और इसीलिए वो पीयूष वार्ष्णेय सर हैं। सब लोग उन्हें जानते हैं, आज इस मकाम पे हैं वो आज। और अरुण गौतम सर? अरुण गौतम सर थोड़े से चंचल स्वभाव के हैं और वो थोड़ा सा खुराफाती आदमी है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं दोनों का बैलेंस हूँ। ठीक है, पीयूष सर थोड़े से काम रहने वाले, शांत रहने वाले इंसान हैं। अरुण सर जो हैं वो थोड़े से आप बोल सकते हैं नॉटी नेचर के हैं। किसी भी चीज में खुराफात करनी होती है तो अरुण गौतम सर हमेशा आगे होते हैं। कोई भी उल्टा काम करना होता है तो अरुण सर सबसे आगे रहते हैं। इवन उल्टा काम करने में सपोर्ट भी करना होता है तो अरुण गौतम सर सबसे आगे रहते हैं। उनकी क्वालिटी है। ओके, आपके हिसाब से दोस्त बन जाते हैं कि बनाने पड़ते हैं? मुझे ऐसा लगता है दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप पहले से प्री प्लान्ड तरीके से किसी से मिल रहे हो कि मुझे इससे दोस्ती करनी है, तो कहने का मतलब है कि दोस्ती की शुरुआत ही आप एक तरीके से आपके पीछे, उसके पीछे आपका कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई उद्देश्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं दोस्ती नहीं है। दोस्ती तो अपने आप हो जाती है, करनी तो नहीं पड़ती है। अगर आपको ऐसी पावर मिले कि एसएससी जीएस के सिलेबस में आप कोई एक टॉपिक ऐड कर सकते हो, तो वो कौन सा होगा? अगर मैं ऐड करने की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री को हम आमतौर पे जो एसएससी के लिए पढ़ते हैं वो टिल इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, आज़ादी तक। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद का जो इंडिया है ना, बाद का जो पार्ट है जिसको हम कंटेम्प्रेरी इंडिया बोलते हैं, उसको भी ऐड कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स केवल इंडिया के ही बारे में क्यों पढ़े, उनको तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग, तो वो हो सकता है। पॉलिटी की सबसे खास बात क्या लगती है आपको कि ये क्यों आनी चाहिए, पॉलिटी क्यों पढ़नी चाहिए बच्चों को? मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी में मेनली हमें पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सारे के सारे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम सभी लोगों को पता होने चाहिए। खासकर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, उनको आज तक अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद नहीं है। तो वो संविधान जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है तो उसको फॉलो कैसे करेंगे हम लोग? पहले तो उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हर व्यक्ति को अपने संविधान के बारे में, अपने देश के नियम और कानूनों के बारे में तो पता ही होना चाहिए। उन्हें फॉलो करना ना करना तो बात की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल तो जानते ही नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि वो है क्या। बस लोग कहने लगते हैं कि संविधान बेकार है, संविधान को बदल दो। मुझे लगता है कि पहले जानिए, फिर एनालाइज कीजिए कि वो सही है या गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर आपको एक पावर मिले कि आप पास्ट में जाके किसी एक इंसिडेंट को ना आप चेंज कर सकते हो, तो वो कौन सा इंसिडेंट होगा? अगर मुझे पास्ट में जाने का मौका मिले तो 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिनको मैं जरूर चेंज करना चाहूंगा। एक तो 1919 में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था ना, जहाँ पे सैकड़ों और हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। तो अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं एक तो उस चीज को करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की ना सबसे ज्यादा जो शर्मसार कर देने वाली घटना है ना, वो जलियांवाला बाग है। और दूसरी चीज जो मैं चेंज करना चाहूंगा ना, तो मैं भगत सिंह को बचाना जरूर चाहूंगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी हुई थी ना, तो मैं अगर मुझे कभी बैक में जाने का मौका मिले तो मैं उनकी जो फांसी है ना वो जरूर माफ करवाना चाहूंगा। सर, आजकल बच्चे जैसे फैमिली मैन की वेब सीरीज आती है तो वो एक ही रात में पूरी देख लेते हैं, 6 के 6 एपिसोड। बट जब बात आती है हिस्ट्री का एक लेक्चर देखने में तो बोलते हैं सर नींद आ रही है और नहीं पढ़ा जा रहा। मुझे लगता है कि ऐसा कि शायद जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना,
वो मजबूरी में कर रहे होते हैं, उन्हें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, शायद वो इसलिए मुझसे हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के पढ़े ना कि हमें कुछ जानना है, हमें कुछ सीखना है, तो शायद वो पूरी रात मेरा हिस्ट्री का लेक्चर और पॉलिटी का लेक्चर भी सुन सकते हैं। शायद वो वेब सीरीज से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में ना प्रेशर होता है कि यार मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अपने इंटरेस्ट से बहुत कम लोग पढ़ रहे होते हैं, शायद उसका रीज़न यही है। आपके हिसाब से जब तक आप एक उसको इस नज़रिए से नहीं पढ़ोगे कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, उसको सिर्फ एग्ज़ाम तक लिमिट ना रख के कि ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा, बट हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ क्यों हुई थी, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, अगर वो अप्रोच स्टूडेंट करेगा तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट बनेगा, उसको नींद नहीं आएगी पढ़ते हुए। हो सकता है वो एक साथ 6 लेक्चर देख ले आपके। हाँ बिल्कुल भाई, देखो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस ही तो सीखते हैं। हम अपने पास्ट से ही तो एनालाइज करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये हमें तभी तो पता चलेगा कि जब हमें अपने पास्ट के बारे में पता होगा। जब हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं पता होगा तो फिर हम अपने फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे कैसे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में ये है कि वो इसलिए पढ़ रहे हैं हिस्ट्री क्योंकि उनके एग्जाम में आनी है। और शायद मैं इसीलिए स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है, आप ये मान के चलिए कि आप हिस्ट्री को पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप सिलेक्शन लेने के बाद इतने इंटरेस्ट से और इतने डेडिकेशन से इसको कभी पढ़ोगे। और बच्चे एग्री भी करते हैं कि हाँ सर शायद हम नहीं पढ़ेंगे आगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंटरेस्ट आता है, जो कहते हैं कि नहीं सर हम चाहेंगे कि एक बार जॉब लेने के बाद पूरा का पूरा डिटेल में चीज़ों को पढ़ें, विस्तार में पढ़ें। तो लेकिन ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। तो सर एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स जो आर्ट बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने आर्ट्स नहीं ली थी 12th क्लास में, साइंस के हैं, उनको लगता है कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता या मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन आप दूर कर दो कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स में अगर आपने नहीं ली थी 12th में तो इसका मतलब आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए ना जितने भी स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, उसी स्कूल का कुछ याद नहीं होता। अगर उसने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी भी है, हालांकि 10th तक तो सभी ने पढ़ी है, 11th और 12th का फर्क पड़ता है बस कि किसी ने 11th 12th में पढ़ी है, किसी ने 11th 12th में नहीं पढ़ी है। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो कंपटीशन की तैयारी करने आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग ब्लैंक ही होते हैं। क्योंकि जब मैं उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल बेसिक से वही चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। तो वो चीज़ें भी उनके लिए नई होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूँ और मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन को। मेरे स्टूडेंट्स वो भी हैं जो हिस्ट्री से MA MPhil कर चुके हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि वो मैटर नहीं करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। हाँ, मैटर वो करता है कि आप कितना इंटरेस्ट से उस चीज़ को पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। ओके, तो जैसे सर आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आप हिस्ट्री भी पढ़ाते हो, कहानियाँ भी अच्छी बताते हो, तो जब आपका बेटा रोता है रात को तो आप उसको कहानियाँ सुनाते हो कि सो जा बेटा ये कहानी सुनाता हूँ? सबसे पहली चीज़ तो मैं बहुत जेन्युइनली बता देता हूँ, मुझे आज तक उसको कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आमतौर पर तो जब मैं सोने के लिए जाता हूँ ना, वो पहले ही सो चुका होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बचपन से मैंने एक चीज़ देखी है कि उसको म्यूज़िक तो पसंद है। तो अगर मैं कोई गाना चला देता हूँ या कोई म्यूज़िक चला देता हूँ तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, वो शायद मेरी हिस्ट्री और कहानी से ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, ऐसा हो सकता है। सर आजकल स्टूडेंट्स ना अपने पढ़ने की स्पीड को ना कंपेयर करते हैं कि मैंने तो 1 घंटा पढ़ लिया है, बट जो मेरा दोस्त है उसने तो 4 घंटा पढ़ाई कर ली है। तो ये मतलब क्या घंटे जितने देर हम पढ़ते हैं वो मैटर करता है कि क्वालिटी मैटर करती है कि हमने क्वालिटी से पढ़ा और कितनी हमारी अच्छी अटेंशन स्पैन है? डेफिनेटली मैटर तो क्वालिटी करती है। आप पूरा दिन भी किताब लेकर बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है तो उसका आउटपुट तो कुछ भी निकल के नहीं आएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पूरा दिन हंसते खेलते हुए नजर आते हैं, आवारागर्दी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो रात को चुपचाप अपना क्वालिटी के 2-3 घंटे निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए और सिलेक्शन ले जाते हैं। और सबको ना आश्चर्यचकित कर देते हैं कि यार इसने कैसे सिलेक्शन ले लिया। इवन ऐसे बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड सर्कल में लोग रहे हैं जो कभी पढ़ते हुए नजर नहीं आते थे लेकिन हमेशा सक्सेस हो जाते थे, हमेशा कंपटीशन को क्वालिफाई कर लेते थे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि घंटों तक किताब को लेके बैठे रहने से पढ़ाई नहीं होती है। आप कम कीजिए, लेकिन जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम आपका ध्यान सारा वहीं पे होना चाहिए। सर जॉनी लीवर से मिलने का कैसा एक्सपीरियंस था, आपने क्या सीखा उनसे? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा जॉनी लीवर जी से मिलने का। पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, जैसे स्क्रीन में जितने जॉली और जितने मतलब कॉमेडी वो करते हैं और जितना लोगों को हंसाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो रियल लाइफ में भी ना उस चीज़ को जीते हैं। एक बार मुझे मौका मिला था, मतलब बात बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है वैसे तो, लगभग ये मैं आपको 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। एक बार मेरे भाई का शो था पुणे में, तो जब पुणे में शो ख़त्म हुआ तो हमें पुणे से मुंबई वापस लौटना था। तो हमें मौका मिला कि जॉनी लीवर जी ने कहा कि एक काम करते हैं, आप लोग मेरी ही कार में यहाँ से मुंबई वापस चलो। तो मैं, मेरा भाई और जॉनी लीवर जी, हम साथ में उन्हीं की कार में आए। तो लगभग पुणे से मुंबई आने में 3-3.5 घंटे लगते हैं। तो उन्होंने लगभग 3-3.5 घंटे हम लोगों से ऐसे बात की जैसे कि हम लोग उनके बहुत ही ज़्यादा नोन है, बहुत ही ज़्यादा फैमिली मेम्बर की तरह है, और अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में रहे, बॉलीवुड में रहे, वो उन्होंने शेयर किए। और उसमें मैंने देखा कि उनकी सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगी, वो जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, जिस भी एक्टर, जिस भी सेलिब्रिटी के बारे में हमें बता रहे थे, वो उन्हीं की आवाज़ में बात करके बता रहे थे। उन्होंने दिलीप साहब के बारे में कुछ बताया तो उन्होंने दिलीप साहब की आवाज़ में बोला, उन्होंने बच्चन साहब के बारे में कुछ बताया तो उन्होंने बच्चन साहब की आवाज़ में बोला। वो जिस भी एक्टर के बारे में बात कर रहे थे या उनकी कोई भी कई भी बात बता रहे थे ना, तो उन्हीं के अंदाज में बता रहे थे। तो उनको देख के लिटरली ऐसा लग रहा था कि यार ये आदमी सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे ही इस अभिनय को नहीं करता है, वो तो उस चीज़ को जीता है अपनी लाइफ में। तो वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरे लिए वो एक ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट था जो शायद मैं कभी भूल नहीं सकता अपनी लाइफ में। सर अन्नू कपूर जी से मिलने का कैसा एक्सपीरियंस था, और कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताओ आप कुछ? वैसे तो अन्नू जी की अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हैं कि वो बॉलीवुड के एनसाइक्लोपीडिया है। शायद अगर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में या बॉलीवुड के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज अगर किसी को है तो वो अन्नू जी को ही है, वो अन्नू कपूर को ही है। मुझे एक बार उनसे मिलने का मौका मिला, एक बार क्या, वैसे तो मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन अब क्योंकि मेरे भाई के उनके रिलेशंस थोड़े अच्छे हैं तो वो मुझे भी अब थोड़ा अच्छे तरीके से जानने लगे हैं। तो उन्हें पता है कि मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों को हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कराता हूँ। तो एक बार मेरे भाई का फ़ोन आया मेरे पास, वो कहता है कि यार तू फ्री है क्या? मैंने कहा मैं फ्री हूँ। तो कहता है अगर कहीं पे शोर शराबे में नहीं तो थोड़ा एकांत में चले जा, अन्नू जी बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले तो आश्चर्य सा हुआ, मुझे थोड़ा सरप्राइज सा हुआ। मैंने कहा यार वो मुझसे क्यों बात करेंगे? उसने बोला कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, उनको ना कुछ हिस्टोरिकल अपने डाउट्स हैं जो क्लियर करने हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा नर्वस हुआ कि यार मतलब जो खुद आदमी इंसाइक्लोपीडिया है वो मुझसे क्या डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर वो फ़ोन पे आए, उन्होंने बहुत अच्छे से और प्यार से बात की, हालचाल पूछे। फिर वो कोई सीरियल वगैरह बनाना चाह रहे थे या वो कुछ किसी सीरियल के बारे में बातचीत कर रहे थे जो कि आदि शंकराचार्य पे था। तो उन्होंने आदि शंकराचार्य के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे से पूछी भी, और उन्होंने मेरे से एक प्रॉपर आर्टिकल भी लिखवाया कि आप यू टेक 1-2 दिन का टाइम आप लीजिए और कोई एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के जिसमें आप 2-3 पेजेस आदि शंकराचार्य के बारे में बता सकें, वो लिख के मुझे भेजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब इतना बड़ा आदमी, सेलिब्रिटी, और उन्हें पता है कि ठीक है मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके मेरे से पूछा कि आप मेरे को आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ बताइए। तो फिर उसमें जुट गया मैं, 1-2 दिन तक का मैंने टाइम लगाया और एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के उन्हें भेजा था, और बाद में उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि उनको काफ़ी अच्छा लगा और वो उनके काम भी आया। सर पढ़ाने और मतलब सिंगिंग के अलावा कोई शौक आपके? मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है और नई नई जगहों पर जाना, उन्हें विजिट करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे आपने बताया कि आपको ट्रिप्स पे जाना अच्छा लगता है, बट आप वो कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते हो, तो उसका क्या रीज़न है? अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं करता हूँ तो पहली बात तो ये कि इसका मतलब है कि मैं ट्रिप पे नहीं जाता हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मैं पर्सनली ना, मुझे अगर किसी भी ट्रिप पे मैं किसी भी डेस्टिनेशन पे जाता हूँ या किसी भी जगह पे जाता हूँ तो मुझे उस मोमेंट में जीना ज़्यादा अच्छा लगता है, उस मोमेंट को फील करना ज़्यादा अच्छा लगता है। आमतौर पर अगर मैं कहीं पे भी घूमने जाता हूँ या किसी भी ट्रिप पे जाता हूँ ना, तो मेरी आदत है या तो मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पे चला जाता है या फिर मेरा फ़ोन जो होता है ना वो साइलेंट मोड पे जाके ना वो हमेशा पॉकेट में ही रहता है। उसको मैं रेयरली होता है कि मैं बाहर निकालता हूँ। आमतौर पर लोग होता है कि भाई किसी नई जगह पे जाते हैं तो फ़ोन निकाल के सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं, उसको पोस्ट करना शुरू कर देते हैं।
मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी अच्छे डेस्टिनेशन पे गया हूँ, जगह पे गया हूँ, तो उस मोमेंट में जीना, उसको एंजॉय करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम वहाँ से फ़ोटो खींच के भी लाते हैं ना, तो मैंने देखा है कि रेयरली ऐसा होता है कि हम उन फोटोज़ को बाद में देख रहे होते हैं। खुद तो नहीं देख रहे होते हैं, एटलीस्ट पोस्ट ज़रूर कर देते हैं, लेकिन वो खुद नहीं देख रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे की आंखों से ज़्यादा बेटर है अपनी आंखों से उस चीज़ को देखें और उसको फील करें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर, जो 90s के सॉन्ग्स होते हैं वो आज भी लोगों को बहुत याद रहते हैं कि उनकी मेलोडी किस तरह से थी, पर जो आजकल रैप सॉन्ग्स आ गए हैं और बॉलीवुड के जो रीमिक्स वगैरह गाने आ रहे हैं, वो मतलब वो सुनते हैं फिर एक हफ्ते बाद याद नहीं रहता है लोगों को। तो इसका क्या रीज़न लगता है आपको? अब मुझे लगता है कि जो पुराने गाने हुआ करते थे ना, जैसे आपने 90s के गाने बताए, 80s के गाने बताए, मुझे ऐसा लगता था कि उन जो गाने हुआ करते थे ना, उसमें मेलोडी का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। पहले गानों की धुनें बनाई जाती थी, है ना? कई धुनें बनाकर एक धुन गाने की फाइनल की जाती थी। म्यूजिक डायरेक्टर को पहले नहीं पता होता था कि वो किस लिरिक्स पर गाने बना रहा है। कहने का मतलब है वो पहले धुन तैयार कर लेते थे, फिर उसके बाद उन्हें लिरिक्स मिलते थे, उसके अकॉर्डिंगली लिरिक्स को लिखा जाता था। लेकिन आजकल क्या है ना, आजकल हिसाब पूरा का पूरा उल्टा है। आप एक दिन में पूरा का पूरा रैप लिख दीजिए, पूरा का पूरा गाना लिख दीजिए, और आप म्यूजिक डायरेक्टर को देकर उसे बाउंड कर दीजिए कि आपके पास ये कंटेंट है लिखा हुआ, आपको इसके अकॉर्डिंग म्यूजिक बनाना है, इसके अकॉर्डिंग धुन बनानी है। तो आजकल के जो गाने हैं ना, उसका रीज़न यही है कि वो जब पॉपुलर होते हैं तो शुरुआत में हफ्ते 10 दिन, महीना 2 महीना तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं। और पुराने जो गाने हैं ना, उनके लिरिक्स आपको याद होना हो, लेकिन आपको धुन ज़रूर याद होगी। नॉर्मली यही होता है कि यार मुझे धुन तो याद है, लेकिन मेरे को लिरिक्स उसके याद नहीं है, तो ऐसा होता है। तो जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स के स्टूडेंट होते हैं, वो थोड़ा सा लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में अकेलापन तो होता ही है, क्योंकि उनको एक लाइब्रेरी में या घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करनी है। उनको 6-7 घंटे तो मिनिमम एक बच्चा करता ही है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा सैड फील करते हैं। तो यहाँ पे हॉबीज़ का एक अच्छा रोल हो सकता है। तो आपके हिसाब से हॉबीज़ किस तरह से एक स्टूडेंट रख सकता है कि अगर वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है पढ़ाई करते करते, तो उसके लिए अच्छा है, वो मेंटली फिट रहेगा? देखो, इस बात में तो कोई दौरा ही नहीं है कि भाई अगर स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ रहा है, पूरा दिन मेहनत कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठा है, अकेला है, घर से दूर रह रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही, है ना? और वो बहुत ज़्यादा लोनली भी फील करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के पास एक ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, एक हॉबी होनी चाहिए, जो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील कराए, जो उसे थोड़ा सा अच्छा फील कराए। और वो कुछ भी हो सकता है, वो म्यूज़िक भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं कि जो गाने का शौक रखते हैं कि चलो पढ़ाई करते करते या काम करते करते थक गए तो थोड़ा गुनगुना लिया, थोड़ा सा कुछ अच्छा सुन लिया। काफ़ी सारे लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, तो वो रोज़ कुछ ना कुछ टाइम थोड़े बहुत स्पोर्ट्स के लिए निकालते हैं। जाके बाहर बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने का बड़ा शौक होता है, कुछ डांस के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, एटलीस्ट एक। वैसे तो बहुत सारी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट एक एक्टिविटी तो ऐसी होनी चाहिए कि जब वो परेशान हो जाए, हारा थका फील करे, तो उस काम को करके ना वो फिर से एकदम से एनर्जेटिक हो जाए। हालांकि शरीर उसका थकेगा और ज़्यादा, लेकिन वो काम को करके ना उसे सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा और वो शायद पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा। सर, मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगी अभी, तो आपको उस दिन का एक्सपीरियंस बताना है। तो ये एक राकेश सर की ये डांस करते हुए एक वीडियो है, जो कि आपका शायद फंक्शन था ये। हाँ, तो इस दिन के बारे में बताओ थोड़ा सा। एक्चुअली मेरे घर पे फंक्शन था, तो उसमें इनवाइटेड थे राकेश सर और हमारे सारे करियर विल के टीचर्स। सारे के सारे लोग आए भी वहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई सारे के सारे लोग हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि सारे के सारे जो टीचर्स थे ना, सारे के सारे लोग वहाँ पे डीजे पे जाके डांस करने लगे। तो मैंने देखा राकेश सर को, राकेश सर अपना फ़ोन लेके ना उन सबकी वीडियो बना रहे थे। लगभग आधे पौन घंटे तक सारे के सारे लोग नाचते रहे और राकेश सर आराम से शांत एक साइड खड़े होकर उनकी वीडियो बना रहे थे। और मैंने आधे पौन घंटे के बाद देखा, जब वो सारे के सारे नाचते नाचते थक गए, उसके बाद राकेश सर ने डांस करना शुरू किया। और उसके बाद तो मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा था उनको डांस करते हुए, और शायद किसी ने भी बहुत रेयरली उनको डांस करते हुए देखा होगा। लेकिन बड़ी मस्ती की सारे के सारे लोगों ने, हम सब ने मिलके।
और फिर उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे तक वहाँ पे सारे के सारे लोग डांस करते रहे। राकेश सर ने बहुत ज़्यादा डांस किया, वो मेरे लिए तो शायद पहले एक्सपीरियंस है, मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा डांस करते हुए। सर जैसे एक स्टूडेंट जब सिलेक्शन लेके आता है या जब आपको मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप करता है कि सर आई एम सिलेक्टेड, तो उस टाइम पे एक टीचर की क्या फीलिंग होती है? मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी मेहनत हमने स्टूडेंट्स के साथ की होती है ना, तो शायद उसी दिन के इंतज़ार के लिए की होती है, और हम वही उसी पल का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, कब स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, और वो एटलीस्ट हमें याद करके हमें ये तो इन्फॉर्म करेगा कि उसने सिलेक्शन ले लिया है। तो ऐसा कई बार होता है जब भी रिजल्ट आते हैं तो स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, थैंक यू वो बोलते हैं, अपने माँ बाप से बात करवाते हैं, हमें फ़ोन करते हैं और बहुत ज़्यादा हमें थैंक यू बोलते हैं। तो वो एक अल्टीमेट फीलिंग है जो मेरे ख्याल से शब्दों में तो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ एज अ टीचर हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तब ऐसा लगता है कि हाँ रियलिटी, मतलब रियल में जब हमने इतनी मेहनत जो की थी स्टूडेंट के साथ, उसको कहीं ना कहीं उसका फल मिला है। सर जैसे एसएससी के न्यू सिलेबस के हिसाब से अब जीएस मेंस में भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एसएससी के एग्ज़ाम में मेंस में अगर जीएस को इंक्लूड कर दिया गया और उसकी अच्छी खासी वेटेज दे दी गई तो डेफिनेटली भाई स्टूडेंट्स को उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। अभी तक तो क्या होता था कि नॉर्मली प्रीलिम्स तक स्टूडेंट्स को जीएस पढ़नी होती थी और वो कहीं ना कहीं उसको नेगलेक्ट करके चलते थे। उन्हें पता था कि हमें मेंस में जाके सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही अटैम्प्ट करना है, तो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा सीरियसनेस स्टूडेंट्स में नहीं थी जीएस को लेके। लेकिन मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो आपको जीएस की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, उसे वेटेज भी देनी होगी, उसके लिए आपको पूरी सही तरीके से प्रिपरेशन भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन पहले आपने कुछ वन लाइनर्स पढ़े और कुछ क्वेश्चंस पढ़े और आप चले गए कि ठीक है भाई जीएस में इन्हीं से कुछ आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि भाई जितनी इंपॉर्टेंस आप बाकी सेक्शंस को दे रहे हैं अब उतनी आपको जीएस में भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जीएस टाइम टेकिंग ज़रूर है, जीएस को अच्छा होने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर एक बार आपने जीएस तैयार कर ली तो आपके चारों के चारों सेक्शन में सबसे जल्दी आप जीएस का पोर्शन ही कर पाएंगे। और अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सेक्शंस में तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वही चीज़ होगी जो आपको भीड़ से अलग करेगी और आपको रैंक में ऊपर लेके जाएगी। तो मतलब अगर अच्छी रैंक लेके आनी है तो जीएस तो पढ़नी पड़ेगी। डेफिनेटली अगर अच्छी रैंक लेके आनी है, इवन सिलेक्शन में भी, इवन सिलेक्शन में देखो, सिलेक्शन लेने के लिए तो जीएस इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीएस ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा लोगों का कमजोर होता है। तो जो चीज सारे के सारे लोगों की कमजोर है और आपको पता है, तो अगर आप उसमें स्ट्रांग होगे तो डेफिनेटली आप भीड़ से अलग हो जाओगे और रैंक आपकी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। तो जीएस एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अब और भी ज्यादा करेगा एसएससी में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच बातें करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और कुछ बातें पता चलेंगी जो सर ने कभी नहीं बताई लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू।